गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम MMT3 डिस्कस करेंगे। इसमें मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैट्रिक्स टॉपिक से रिलेटेड है, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। बाकी आप लोग अभी कौन से ईयर में हो, या फिर फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर, या जॉब कर रहे हो अभी? ओके, फाइनल ईयर। आज जो है वो अ, आपके जो MMTs हुए हैं अभी तक 4 हो गए हैं पेपर, तो मैंने 2 डिस्कस कर दिए हैं। आज थर्ड MMT है जो डिस्कस करेंगे। इसमें मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स के ही है, तो उसी के सवाल रहेंगे स्टार्टिंग में। तो फिर इसके बाद में सर्वेइंग की क्वेश्चन है इसमें, तो फिर वो रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, if A is any square matrix then A minus A transpose is always। यहाँ पे हमसे पूछा है कि अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो मैट्रिक्स है A माइनस A ट्रांसपोज, ये क्या होगी? सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, आइडेंटिटी होगी, या डायगोनल होगी? तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना होता है? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कोई भी मैट्रिक्स, मान लो A मैट्रिक्स है, तो अगर उसका ट्रांसपोज उसके बराबर है तो वो सिमेट्रिक होती है, और अगर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जो है वो उसके नेगेटिव के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। पहले हम यही 2 ऑप्शन चेक करेंगे। डायगोनल में कुछ नहीं होता है, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, और आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं Aij इज इक्वल टू 1 होता है, वेयर I इज इक्वल टू j, मतलब A11, A22, A33 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं A इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। ये हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस, इसको अगर हम नेगेटिव साइन बाहर ले लें तो ये बन रहा है A माइनस A ट्रांसपोज। इस जो मैट्रिक्स है ये इसके नेगेटिव के बराबर है यहाँ पे, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन अगला क्वेश्चन है, इफ A प्लस बी इज सिमेट्रिक एंड A माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक देन B इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है B किसके इक्वल होगा, तो इसे एक बार व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। हमसे बोला है A प्लस बी इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि A प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी, राइट। यहाँ से हो जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर 1। देन बोला है A माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। हम इसका वापस से ट्रांसपोज ले लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है वो उसके नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। यहाँ से हो जाएगा ये A माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है कि B किसके इक्वल है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 एंड 2 को। 1 माइनस 2 करते हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा, B माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A ट्रांसपोज, एंड B से B कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में आएगा B इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ऐसा कोई ऑप्शन देखो होगा यहाँ पे, हाँ, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है, राइट, B। अभी ये अगर आप साथ के साथ क्वेश्चन करते रहोगे ना, तो इससे ये कि मैट्रिक्स वाला टॉपिक तो आपका हो ही जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल टू दिस, इफ A प्लस बी इज सिमेट्रिक एंड A माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक देन B इज। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2, A प्लस बी इज सिमेट्रिक, A माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक देन B।
सो हमारा आंसर आया था बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो उसी को लेके यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। सो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो यहाँ से इसको देख लेते हैं, बी हो जाएगा -1 2 3 4 3 -2 3 -4 एंड 5 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो एंड कॉलम को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1 4 3 2 3 -4 और 3 -2 एंड 5। तो यहाँ से हमारा आंसर एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। -1 है, 2 है, हाँ। सो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या होगा ये। जब भी इसे ट्रांसपोज वगैरह पूछा हो, राइट, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसका एक बार कैलकुलेट कर लो कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, तो उससे पता चल जाता है। जनरली स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में से ही आंसर होता है। सो इसमें हो जाएगा, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं अभी, ठीक है। सो ये क्या होगा, यहाँ पे एक रूल है, ये इस तरह से एक्स वाई ट्रांसपोज होता है, वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। सो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए टू द ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज। सो यहाँ से ये नेगेटिव है, इसे अगर माइनस साइन हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। सो ये अगेन स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए मस्ट बी। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है, तो इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑल्सो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0। तो ए जो है वो नल मैट्रिक्स है यहाँ पे। नल मैट्रिक्स मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, सो हमने बोला है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में बोला है ए प्लस बी का स्क्वायर। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी। यहाँ पे नॉर्मल जो इक्वेशन होती है वो नहीं लगती है, हमेशा इसको इस तरह से ही ओपन करना होता है। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर। सो अभी यहाँ पे गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उस टाइम पे हमारा आंसर इस तरह से होता है। सो अभी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए प्लस बी का क्यूब, ये क्या होगा। तो अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस इसमें जो डिग्री है वो इसने इंक्रीज कर दी। इसको कैसे करेंगे, अभी हमने देखा ये जो क्वेश्चन है सेम ही है। देखो यहाँ पे भी बोला है ए बी इज इक्वल टू बी है और यहाँ पे भी बोला है ए बी इज इक्वल टू बी है। ठीक है, सो अभी हमसे पूछा है ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा। तो इसे करेंगे इस तरह से, देखो ए प्लस बी का जो क्यूब है उसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी
स्क्वायर डॉट ए प्लस बी। और या फिर इसे हम इस तरह से भी यस, तो फिर इसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये सेम ही हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा मैं बताती हूँ। ए क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस 2a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी दिया हुआ है, बी स्क्वायर ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी ये रहा, ए बी स्क्वायर ये रहा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो ए स्क्वायर बी ये रहा, ए स्क्वायर बी ये रहा, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी। और सिमिलरली ये वाला चीज़ है, इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं यहाँ से। ये है बी स्क्वायर ए और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी डॉट बी। ठीक है, तो अब इसको रिवर्स कर दे अगर, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए डॉट बी। अगेन रिवर्स कर दे तो ये हो जाएगा बी डॉट ए, यहाँ से बी स्क्वायर है। और आप इसको याद भी रख सकते हो, अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस तरह से कुछ रिलेशन दिया है, तो जो हम जनरल यूज़ करते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, वो नॉर्मली जो है वो जैसा जैसा इक्वेशन होता है वैसा ही ओपन होता है। -2a भी नहीं होगा कुलदीप, वो a प्लस बी है तो -2a भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस साइन है ही नहीं कहीं पे। नेक्स्ट हमें बोला है इफ a इज इक्वल टू 1101। ठीक है, सो इसमें बोला है a टू द पावर 35। तो जब भी इस तरह से बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमेशा हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि इसे बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक कर पाए। जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है, जहाँ पे x लेस देन 1 होता है, तो उसमें क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम ओपन होता है 1 प्लस एन एक्स टू द पावर n, इस तरह से कुछ ओपन होता है वो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर है a इज इक्वल टू 1, क्या दिया हुआ था, 1101। ठीक है, सो हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1001 प्लस 0 0 0 एंड 1। ठीक है, सो इसे नाम दे देते हैं। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये हो जाएगा n। n इज इक्वल टू, सो इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो जो n है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर मल्टीप्लाई करके देखना है बस। 0 0 0 1, मतलब आफ्टर 1 और 2 मल्टीप्लिकेशन वो 0 के इक्वल हो ही जाता है। सो ये हो जाएगा 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, अगेन 0 एंड 0 इंटू दिस, सो ये भी 0। सो ये नल मैट्रिक्स है यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, a टू द पावर 35 इज इक्वल टू आई प्लस n टू द पावर 35। ठीक है, अब इसे लिख देंगे आई टू द पावर 35 प्लस 35 n। और अब इसके आगे जो भी टर्म्स आएगी लाइक एन स्क्वायर आएगा, ठीक है, एन क्यूब आएगा, वो सब 0 हो जाएगा। सो यहाँ से ये हो जाएगा a टू द पावर 35 इज इक्वल टू
आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 35 टाइम्स 0010। सो ये हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अच्छा सॉरी, ए माइनस नहीं है, वो ए प्लस बी का स्क्वायर ही है। राइट, ए आंसर है इसका। देन नेक्स्ट, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें जो है वो इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है। तो इसमें यहाँ पे बोला है 111 और एक ज़ीरो दिया हुआ है, तो इसे अगेन सेम तरीके से ब्रेक करेंगे। तो देख लेते हैं इसे कैसे करना है। यहाँ पे हमें ए गिवन है 111 3 0 0 0 0। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं 100। ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इस तरह से। सो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं ये है बी। सो बी मैट्रिक्स को देखते हैं, एक बार बी स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा वो देखते हैं। 0 0 3 0 0 0 0 0 अगेन सेम मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे। सो बी स्क्वायर बेसिकली बी इंटू बी है ये। so ये हो जाएगा 0 0। थर्ड कॉलम, थर्ड रो को दीवार ढंग से देख लेते हैं, थर्ड कॉलम को। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो, राइट। सो ये नल मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे। सो इसमें सेम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें हमें पावर कितना दिया है, ए टू द पावर 2027। ओके, गेट ईयर, ओके, ए टू द पावर 2027। सो ये हो जाएगा आई प्लस बी टू द पावर 2027। आई बेसिकली वन है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट्स वाई। सो हो जाएगा आई प्लस 2027 टाइम्स बी, और बाकी इसके आगे जो भी है वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 101। सो सिंपली यहाँ से हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर होगा 100 100 1 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2027 × 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू दिस, देन ए टू द पावर 5 क्या होगा। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको हिंट देती हूँ, इसको ए को इस तरह से ब्रेक करो, ट्वाइस ऑफ आई प्लस बी। इससे अगर आप ब्रेक करोगे यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इसे देख लेते हैं कैसे करना है। हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है जब भी हाई पावर के क्वेश्चन आते हैं, लाइक ए टू द पावर 5 55 जो भी हो। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है, अगर वो सेम है तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं।
तो उसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ आई प्लस बी। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 1001 प्लस 0100। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जो बी स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो बी क्यूब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे वापस सॉल्व करने की नीड नहीं है यहाँ पे। ए टू द पावर 5 पूछा है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ आई प्लस बी टू द पावर 5। सो इसे ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म की पावर 5 प्लस ट्वाइस ऑफ आई टू द पावर 4 इंटू बी इंटू 2। ठीक है, देन बी स्क्वायर का टर्म आएगा, उसकी हमें नीड नहीं है, वो 0 है वैसे भी। तो ये हो जाएगा 32 आई टू द पावर 5, इधर ये हो जाएगा अगेन 32। सो ये हो जाएगा 32b 32 प्लस। आई गेस मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है या फिर नहीं किया है। बाइनोमियल थ्योरम ही देख लेते हैं, वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल, एक्स और उसकी पावर में कुछ होता है ना, तो एन एक्स वाले टर्म में, अच्छा यहाँ पे 5 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 होगा, 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 5 यहाँ पे 80 होगा। सो ये हो जाएगा 80। सो हमारे मैट्रिक्स का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 32, यहाँ पे होगा 80, यहाँ पे होगा 32 और 0। बेसिकली बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट था 1, तो उसे 80 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और बाकी जो 32 था उसको 32 ऐसा ही लिखा है। यहाँ तक क्लियर है। ये ज़रूरी नहीं है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर 0 ही होगा, मतलब स्ट्रिक्टली वाले में हाँ हो सकता है, राइट, अगर मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 0 है तो हो सकता है, पर जैसे अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगी उसमें आप देखोगे कि वो 0 नहीं है, उसको भी देखते हैं। अभी तो ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर बोथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी क्या होगा, तो ए प्लस बी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम जो है सेम एलिमेंट सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो 0 प्लस 0 हमेशा 0 ही होने वाला है, राइट। अपर ट्रायंगुलर बोला है तो डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे है 5 7 6 5 7 8 0 0 0, देन 8 9 0 ले लेते हैं, देन 1 2 3 0 0 0। तो जब हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा, अगेन ये वाला और ये वाला 0 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा, और बाकी इनमें से किसी को भी हम ऐड करते हैं तो आइदर 0 आएगा या नॉन ज़ीरो आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। मान लो यहाँ पे -8 है तो -3 आ जाएगा, राइट। कोई सेम नंबर है कि हाँ चलो मान लो यहाँ 8 है, यहाँ पे 8 लिख देते हैं माइनस का, तो यहाँ 0 आ सकता है। तो इस तरह से तो जो अपर अगर दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसका आंसर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। देन अगला है फॉर टू मैट्रिसेस ए ऑफ ऑर्डर ऑफ m into n and b of order of p into q, एडिशन a plus b is defined। सो ये रूल है मैट्रिक्स में, दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों सेम ऑर्डर की हो। ठीक है, सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है कि ए अगर 3/2 की है तो वो ऐड भी हो सकती है, तो उसी मैट्रिक्स में होगी जब बी भी 3/2 का
2/3 भी नहीं चलेगा यहाँ पे, राइट? 3/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m शुड बी इक्वल टू p, n शुड बी इक्वल टू q। तो m इज इक्वल टू p, n इज इक्वल टू q। हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नए तरीके से मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया है और पूछा है विच मैट्रिक्स इज ए प्लस बी। सो ये इस तरह से लिखने का मतलब है कि 3 2 जो लिखा है ना, ये इस तरह से लिखा हुआ है, 3 2 -1 4 और 6 8, ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स है। सो क्या करना है, सिंपल सा, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, फटाफट 3 + 6 कर दो, 9 आ गया। 9 एक ही ऑप्शन में वैसे तो, पर ठीक है। 2 और -2 कर दो तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर सेपरेट कर दो क्योंकि नेक्स्ट रो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 4, तो ये हो गया 3। देन 4 - 3 हो जाएगा -1, सॉरी 1 हो जाएगा। देन उसके बाद में है 6 + 5 11 एंड 1 8 और 1 9। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए इज इक्वल टू दिस, सो विच मैट्रिक्स इज -2a। तो -2a, जो -2 है वो स्केलर है यहाँ पे। तो ये जो है हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करना है, 3 × -2 कर दो तो ये हो जाएगा -6। फिर है 2 × -2 -4, -1 × -2 2। देन ये हो जाएगा -8। यहाँ पे हो जाएगा -12 और यहाँ पे -16। तो ये देख लो कौन सा आ रहा है, -6 -4, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट देन if A is idempotent matrix then value of trace पूछा है यहाँ पे। तो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक तो आइडेम्पोटेंट का है और एक ट्रेस का है, ठीक है। तो दोनों देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 7, देन ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा। सो इसे अच्छे से देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट मीनिंग तो ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस होता है sum of diagonal element. Trace of a matrix is equal to summation of diagonal element, ठीक है। ये तो होता है ट्रेस। और अगर किसी मैट्रिक्स को आप आइडेम्पोटेंट बोल रहे हो, देन उसका मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू होगा ए के, मतलब सेम मैट्रिक्स के। और मतलब ए टू द पावर एन को लिख सकते हैं, वो ए के इक्वल है, इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल हो गया ये तो। यहाँ पे ए की पावर में ही सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए टू द पावर 5 -3 ए टू द पावर 3 प्लस ट्वाइस ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए -3a प्लस 2a। तो ये तो बेसिकली 0 आ गया। तो ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 में डायगोनल एलिमेंट का मतलब है ये एलिमेंट्स, जैसे कि 1 1 2। तो ये जो एलिमेंट्स है इनका सम जो होता है उसे हम ट्रेस बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो इसमें हमसे पूछा है कि आप पहले a प्लस बी करो और उसके बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनका सम बता दो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो। ये हो जाएगा 9 0 3 1 6 5 11 एंड 9। ये पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो 9 + 3 12 और 1 13, 11 24 और 9 8 कर दो, 33 इसका आंसर हो गया। देन अगला क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिस, देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे 3 बार लिख दिया है, ये एक ही है। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 5a पूछा है। तो इसको भी जैसे अभी हमने किया वैसे कर सकते हैं। 5a हमारे पास में हो जाएगा 15 10 -5 20 40 एंड यहाँ पे हो जाएगा 30, राइट। सो सम करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 60
60 हो गया यहाँ पे, 90, 100 और 110, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं इसे वापस लिख दूंगी। यहाँ पे पूछा है देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ -2 है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसे देख लेते हैं। 6 - 2 है, यहाँ पे है -2। ठीक है, तो हमसे पूछा है माइनस ऑफ 2a, एलिमेंट्स जो है उसका सम बताना है, तो अगेन -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 हो जाएगा, सॉरी 2, हाँ, तो -12 4, -8, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा -10 और यहाँ पे हो जाएगा -2। सो इसे आप सम कर लो, तो जो आंसर आएगा वो है, ये हो जाएगा 20, 30, -30, -32 और +10, तो -22 इसका आंसर आ रहा है। हाँ, 1 1 10 0, राइट। देन अगला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन द एलिमेंट एट पोजीशन ऑफ 3, 2 ऑफ a। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि दो मैट्रिक्स है और उनके समीशन में आपको बताना है कि 3, 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या होगा। तो अब सभी को ऐड करने की नीड नहीं है, बस देख लो 3, 2, तो ये और ये इन दोनों एलिमेंट को जोड़ दो, तो यहाँ से आ रहा 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। पोजीशंस कैसे होती है ये एक बार देख लो। यहाँ पे जैसे होता है A11, यहाँ पे होगा A12, यहाँ पे है A21, A22, यहाँ पे हो जाएगा A32 और ये है A31। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो बताता है कि कौन सी रो में है, और जो सेकंड नंबर है वो बताएगा कौन सा कॉलम है। ठीक है, देन अगला है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, x माइनस वाई इज दिस, देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स y। हमसे बोला है कि y मैट्रिक्स को फाइंड करो और इसके एलिमेंट्स का सम करके बता दो, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे y को देखना है, y नेगेटिव है, तो ऐसे करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y। ठीक है, और राइट हैंड साइड को समीशन कर देते हैं अभी, तो सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 3 2, 2 - 6 -4, 0 - 0 0, 9 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 - 4 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। इफ a इज इनवॉल्यूटरी देन डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इनवॉल्यूटरी कब होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इफ़ ए इज़ इनवॉल्यूटरी, इसका मतलब हो जाता है कि जो स्क्वायर ऑफ ए है, स्क्वायर ऑफ ए जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो ए स्क्वायर इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो इसका तो हो जाएगा आंसर 1। अब इसको प्रॉपर्टी होती है इस तरह से, जैसे कि ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है उसे आप इस तरह से लिख सकते हो, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो आंसर आएगा +-1। सो ऑलवेज -1 1 0, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 1 और -1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो अभी हमने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स है और उसको आप है ना उसी से मल्टीप्लाई करते हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो वही हमारा आंसर होता है। तो एक एक ऑप्शन इसमें चेक करना है, सो जो वियर्ड लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। 4 15 -1 -4। ठीक है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, 4 15
-1 -4। सो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा -16। सो ये हो जाएगा 16 - 15। देन अगला है हमारे पास में 60 और ये तो ज़ीरो ही हो गया डायरेक्ट। फिर उसके बाद में है -4 और 4, तो ये भी ज़ीरो हो गया अगेन। देन है -15 एंड 16। ठीक है, -15 + 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर एक बार अगर बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। सो ये हो जाएगा, अ, इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा ढंग से, 1 1 0 1। सो ये जाएगा 1 एंड 0, तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है। देन अगला है हमारे पास में 1 एंड 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इस पोजीशन में 1 आने का मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। फिर अगला है 0 0 2 0। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। 0 0 2 0, आई होप मैंने सही लिखा है इसको। हाँ, सो ये हो जाएगा यहाँ पे। इसको इस तरह से लिखते हैं 0 0 2 0। सो इसका फर्स्ट एलिमेंट ही 0 आ रहा है। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी फर्स्ट एलिमेंट 0 आएगा। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से होती है, डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होता, उसका 1 होता है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। देन अगला है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 1 1 0 देन i प्लस a टू द पावर 10 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल एलिमेंट 0 है। इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमें बोला है इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 1 0 1, तो क्या होगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 0। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये 1 है, यहाँ पे 1 हो गया। देन 0 है, ये 0 है, 0। देन 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 एंड देन 1 और 0। ओके, तो ये भी 1 हो गया। तो यहाँ से देख रहे हो तो ये इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं, वो आई प्लस ए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो हो सकता है यहाँ पे भी हमें कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू आई और आई इंटू ए बराबर ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। सो इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आई प्लस ट्वाइस ऑफ ए। ये कैसे हुआ, आई स्क्वायर आई हो जाता है, तो आई प्लस आई यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आई हो गया और ट्वाइस ऑफ ए हो गया, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली एक काम करते हैं, इसका क्यूब भी कैलकुलेट करते हैं एक बार। कभी भी स्क्वायर पे अगर रिजल्ट आ रहा है तो एक बार क्यूब चेक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट आ जाए और हो सकता है वहाँ से कोई पैटर्न स्टार्ट हो जाए। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखेंगे आई प्लस ए स्क्वायर आई प्लस ए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि आई प्लस ए स्क्वायर है ट्वाइस ऑफ आई प्लस ए। ठीक है,
और एक और यहाँ पे है ही सही है। तो अगेन ये आई प्लस ए का स्क्वायर बन रहा है जो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई प्लस ए के। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 4 आई प्लस ए। तो यहाँ से हमें एक काफ़ी सुंदर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये है आई प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू टू द पावर n-1 आई प्लस ए। ठीक है, सो इसको ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 1 जो ट्वाइस ऑफ है। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें पैटर्न मिल गया। अभी हमसे पूछा था आई टू द पावर 10 कितना होगा, राइट? आई प्लस ए टू द पावर 10। तो ये सिंपली हो जाएगा प्लस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 1 12। ठीक है, इसे लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, इसको उसी तरह से लिख देते हैं। प्लस कर देते हैं ए। ए क्या है यहाँ पे? ए हमें गिवन है 0 1। अच्छा, 0 1 1 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0 1 1 0। तो अगर इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 1 1 1 एंड 5 1 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन बोला है इफ ए इज निल पोटेंट देन ए इज ऑलवेज। ठीक है, ए हमेशा क्या होगा? सो कोई भी मैट्रिक्स निल पोटेंट होती है उसका मतलब होता है कि फॉर एन इंटीजर के ए टू द पावर के 0 हो सकता है। अब यहाँ पे के जो है वो है 1 2 3 और कुछ भी हो सकता है फॉर अ इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इनवॉल्यूटरी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हैं। स्क्वायर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि इक्वल टू 2 है या 3 है। सो ये हो जाएगा ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब भी 0 होता है तो कोई भी मैट्रिक्स है वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ से हमने 2 3 बातें सीख ली। एक तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, राइट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है तो ये तो हो जाएगा सिंगुलर। और अगर इस तरह से कोई रिलेशन है तो उसे हम बोल देते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, राइट। तो ये 2 3 टर्म से स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है तो उनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। राइट, सिंगुलर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए इज इक्वल टू दिस नील पोटेंसी इंडेक्स क्या होगा? तो इसमें हमसे बोला है कि ए जो है वो नील पोटेंट है और यहाँ पर के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि क्या होगा। बेसिकली के कोई हम ये इंडेक्स बोलते हैं बेसिकली जब जिस वैल्यू पर ए का स्क्वायर या क्यूब 0 होता है वही उसका इंडेक्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 3 2 0 0 5 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? k इज इक्वल टू 2 लिया है। ठीक है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 अगेन 0। देन यहाँ पे हो जाएगा 0 × 2 0 15 और यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा 15। देन अगला है कि ये भी 0 है। देन अगेन 0 और ठीक है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा क्योंकि पूरी रो ही 0 है, राइट। तो अभी k इज इक्वल टू 2 तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो ये मतलब 0 नल मैट्रिक्स बन नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं k इज इक्वल टू 3 ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास में आया ए स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ए क्यूब फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 0 3 2 0 0 5 0 0 0। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट कर लेते हैं।
सो यहाँ से ये हो जाएगा 0 अगेन 0, ठीक है। सो यहाँ से नल मैट्रिक्स बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये दोनों रो पहले ही 0 है। तो यस, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। तो हमारा जो इंडेक्स है वो जाएगा 3। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस तरह से हमें ये दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो सेम क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ है, ए टू द पावर 35। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे था, उसका क्या आंसर आया था। हाँ, सो ए टू द पावर 35 ये था, और हमसे भी पूछ रहा है कि सम ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। तो सम ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 35 प्लस 1 प्लस 1, राइट। 37 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन रिपीटेड है, मे बी वो एक सम 2 क्वेश्चन आए होंगे। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 37, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है ये वाला, देन फाइंड द 1,3 एलिमेंट ऑफ। तो ये वाला भी अभी किया हुआ है, ए टू पावर 2027 वाला, राइट। सो इसको देख लेते हैं यहाँ पे होगा क्या। यहाँ से देखना थोड़ा तो मुश्किल है, पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है। हाँ, ये हमारी मैट्रिक्स थी 1 1 1, और यहाँ पे 6081 था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द 1,3 एलिमेंट। सो हमारी मैट्रिक्स जो आई थी वो थी, यहाँ पे था 6081, इस तरह से था, राइट। अब 1,3 ये वाला एलिमेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6081। देन अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द 1,3 एलिमेंट ऑफ ए टू द पावर 100। सो अभी अगेन हमसे वही पावर वाला क्वेश्चन है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि ये जो है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर होता है तो वो जो रूल्स होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम हो गया या फिर जो भी है, उसे फॉलो करता है, ठीक है। पर एक बार इसको सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि हो सक मतलब देख लेते हैं, इसको छोड़ो। तो यहाँ पे अगेन वही करना पड़ेगा, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। प्लस कर देते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा -1 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो ए को हमने माना लेट ए इज इक्वल टू आई प्लस एन, ठीक है। सो दिस इज अवर एन मैट्रिक्स, और यहाँ पे ये है आई मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू आई प्लस एन। अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, एन मैट्रिक्स को देखते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे एन स्क्वायर कंप्यूट करते हैं, तो क्या आएगा वो, -1 0 2 1 0, राइट। सो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसकी फर्स्ट रो 0 है, तो फर्स्ट रो के जितने भी आंसर होंगे वो तो 0 ही आने वाले हैं। देन अगला देखते हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है। देन अगेन 0, एंड ये तो पूरी पूरी कॉलम ही 0 है, तो इसका तो ये तीनों ही 0 आने वाले हैं, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो 2 इंटू दिस 0 हो रहा है,
this 0, this 0 and this 0. 1 into 1 minus 1. ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो आ गया, तो एक बार n क्यूब देख लेते हैं। n क्यूब वैसे तो ज़ीरो ही आने वाला है, क्योंकि ये रो ज़ीरो है, ये रो ज़ीरो, ये कॉलम और ये कॉलम भी ज़ीरो है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 आ रहा है, तो ये 0 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और हमसे पूछा है e⁻100 कितना होगा, तो उसे सिंपली ब्रेक किया है i प्लस एन में, और उसके बाद में यहाँ पे एन का देखा तो एन स्क्वायर ज़ीरो नहीं है, पर एन क्यूब ज़ीरो आ रहा है। तो अभी हम बाइनोमियल थ्योरम जो है उसे एन से आगे एक्सटेंड करेंगे, राइट। सो ये हो जाएगा i प्लस एन इज टू द पावर 100 इज इक्वल टू ठीक है, ये हो जाएगा i टू द पावर 100 प्लस 100 टाइम्स b प्लस, अब यहाँ पे होगा 100 इंटू 99 डिवाइड बाई 2 इंटू बी स्क्वायर, राइट। सो इतना हमें सॉल्व करना है अभी, तो ये हो जाएगा i प्लस 100b प्लस इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4950 यहाँ से आएगा और इंटू 100 कर देंगे, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है अभी यहाँ पे, और हमसे एलिमेंट जो पूछा है वो 1,3 है, राइट। 1,3, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा इसके लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। और बी जो था वो हमारे पास में था, ओके। तो बी का भी ये वाला जो एलिमेंट है 1,3 ये ज़ीरो है, तो इसको भी हमें चेक करने की नीड नहीं है। तो ये तो वैसे भी ये तो ज़ीरो ही आने वाला है आंसर, इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। 4 1,3 इट विल बी ज़ीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब टाइम बच जाता है, पूरा सॉल्व करने से बेटर है कौन सा एलिमेंट पूछा है, तो समीशन करते वक्त में इसका फ़ायदा हो जाता है कि सिर्फ इस पोजीशन के एलिमेंट्स को सम कर लो। तो अभी तो हमारा ज़ीरो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। सो अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसका एक मेथड तो ये है कि अपन वापस से वही करते हैं, ए इज इक्वल टू आई प्लस एन, और यहाँ पर एन हमारा हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, एंड यहाँ पे जाएगा 2 3 एंड 1, ठीक है। एक मेथड ये है, और यहाँ पे एन स्क्वायर एन क्यूब हम निकाल सकते हैं। इसका मेथड टू भी है, मेथड टू देखते हैं। मेथड टू में क्या होगा कि यहाँ पे देखो, ये जो मैट्रिक्स है वो लोअर ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब कंक्लूजन ऐसे निकलता है कि अगर कोई भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो करस्पॉन्डिंग पावर बन जाते हैं। मतलब कि हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 2 3 और 1 यहाँ पर चेंज हो,
पर हमसे पूछा है ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ ए में बेसिकली हमें सम करना है डायगोनल एलिमेंट्स का, तो ये हमेशा 1 रहने वाले हैं। तो जब ये 1 रहने वाले हैं तो बाकी हमें आगे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 1 to the power 40 प्लस 1 to the power 40 प्लस 1 to the power 40 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर होता 2, 2, 2, सो ये उसी पावर में मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 2 to the power 40 इंटू 3 हो जाता है यहाँ पे। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अगर सवाल भी देखना है कि ट्रेस पूछा है, सम ऑफ एलिमेंट पूछा है, क्या पूछा है, तो उस हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 तरीके, एक तो हम i प्लस n में कन्वर्ट कर लो, या फिर उसी को उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो कुछ ना कुछ पैटर्न मिल जाता है, ठीक है? या फिर कोई प्रॉपर्टी हो तो उससे देख लो। देन अगेन हमसे पूछा है ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो -4 + 5 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा -4 + 5, तो इट वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है? अब यहाँ से सर्वेइंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो अभी 2 मिनट का हम टाइम लेते हैं, और जब तक अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप लोग पूछ लो, फिर उसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके आगे थ्योरेटिकल है और फिर कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है? हाँ, लोअर ट्रायंगुलर, सॉरी। मुझे इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, लोअर है कि अपर है, मतलब 0 का देखना पड़ता है वो। कौन सा बताना है पावर वाला, लाइक अभी बहुत सारे हो गए ना, तो जैसे अगर इन जनरल पूछ रहे हो तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल अगर आपसे ऐसे पूछ लिया कि ए इज़ द मैट्रिक्स, देन ए टू द पावर 100 कितना है, 200 टू 2000 कितना है, अभी 2027 पूछा था। तो ऐसे में हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, जैसे ए स्क्वायर हो सकता है, या फिर हो सकता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो जाए, या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इटसेल्फ हो जाए, या ए टू द पावर एन जो है वो इक्वल टू ए हो जाए। और हो सकता है कि आप उसे आई प्लस एन में ब्रेक कर लो। और ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए क्या होगा यहाँ पे, राइट? तो उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि वही स्मार्ट स्ट्रेटजी हो जाएगा यहाँ पे। पावर वाला, ठीक है, पावर वाले में मतलब यही वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये जो है, जैसे अभी कौन सा किया था अपन ने? जैसे ये वाला है, ये वाला देख लो, ए टू द पावर 5 है यहाँ पे, ठीक है? तो 2102 है, ठीक है? तो इसमें क्या करा है, यहाँ पे है 2102। सबसे पहले क्या करना है कि देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, तो उसमें बोला है ए टू द पावर 5 के एलिमेंट्स का सम क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना? हाँ, ए टू द पावर 5 मैट्रिक्स से पूछा है, तो मैट्रिक्स पूछा है तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको एक तरीका तो ये है कि 5 तो बहुत छोटी पावर है, तो इसको बार बार मल्टीप्लाई कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट सेम है और ये एलिमेंट सेम है, मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? या फिर बेटर होगा इसे इस तरह से लिखते हैं, 2102, सॉरी 00 प्लस 0100, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अलावा जो बचे हुए हैं उनको आपको सेकंड मैट्रिक्स में लिखना है, ठीक है? अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो,
तो ये हो जाएगा 1001, यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा 0100। ठीक है, सो यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब इसके बाद में देखते हैं। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया हमारा। अब इसे चेक कर लेते हैं। इसे मान लो ये है एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्क्वायर। ये हो जाएगा 0100, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर पा रही हूँ। अगर ये रेक्टेंगुलर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो फिर दिक्कत हो जाता, वो ऑर्डर का दिक्कत होता है। फिर ये हो जाएगा 0100। ठीक है, तो अब देखो, इसको मल्टीप्लाई किया, रो वन को किया कॉलम वन से, तो हमारा आ गया 0, क्योंकि कॉलम वन के दोनों एलिमेंट क्या है, 0 है। फिर अगला है रो वन को मल्टीप्लाई किया कॉलम टू से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 × 1 0, 1 × 0 0। देन रो टू देखो, तो ये पूरी 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे 0 ही आएगा। तो ये एक नल मैट्रिक्स बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर नल मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे 1+x वाली बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो वो क्या है, वो थ्योरम क्या है, वो है इसको ऐसे देखो, 1+x टू द पावर n इज इक्वल टू, और बाइनोमियल थ्योरम जो होती है उसमें क्या होता है कि x बहुत ही कम होता है और यहाँ पे हमें 1 होता है या फिर कुछ भी है तो वो होता है। सो ये हो जाएगा 1nx, और फिर इसके बाद में क्या होगा, -1 करते जाना है, n-1 2 फैक्टोरियल प्लस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आएगा। फिर उसके बाद में हो जाएगा n-1 n-2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और अगला क्या है, x है, तो x का क्यूब हो जाएगा, और फिर ये मतलब आगे तक इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा। एक तो ये थ्योरम है। और अगर मान लो जैसे अभी हमारे केस में ट्वाइस ऑफ आई है, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें ऐसे हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हो जाए a+x, ठीक है, टू द पावर n। तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस n अपॉन 1 लिख देते हैं इसको भी तो, और ये हो जाएगा a टू द पावर n-1, और यहाँ पे है x। फिर अगेन अब इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n2, ये प्रोबेबिलिटी में होता है, मतलब कि nc2 होता है ये n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हो जाएगा a n-2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, और इसको अगर और अच्छे से याद रखना है तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ये हो जाएगा a टू द पावर n-r x टू द पावर r, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा n और r। ठीक है, और समीशन करेंगे, r इज इक्वल टू 0 है, और 2 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो इसे इन शॉर्ट इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक ही जगह अगर आप 1 पुट कर दोगे तो सेम मतलब ये वाला इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो, n की जगह 2 पुट करके देख लो तो a+b का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे कुछ भूल भी जाओ तो एक बार वेरीफाई कर लो कि टर्म्स सही मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो यही है। अब इसके बाद में देखो, यहाँ तक हो गया था, एक्स स्क्वायर 0 आ गया, तो मतलब यहाँ से हमारा जो भी वैल्यू आएगा ना वो 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, तो वो 0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो हमारा जनरली जो है यहाँ तक बचता है 1+nx से। अगर a टू द पावर में है तो a टू द पावर n, और इतना हमारा बच जाता है। तो अभी इस सवाल में जो है वो यहाँ पे मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है वो 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई टू द पावर 5 प्लस, यहाँ पर जाएगा 5 इंटू ट्वाइस ऑफ आई टू द पावर 4 n-1 5 -1,
और अगला है हमारे पास में मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं फिर, ये है आई प्लस एक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म In labeling, the basic principle used to determine the relative height of points is to first establish which of the following, ठीक है। तो a vertical line of sight through the instrument axis, a horizontal line of sight, then measure vertical distance with respect to it, an inclined line parallel to it, parallel to ground surface, or a line joining the center। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन अगला है हमारे पास में, which statement best distinguish a level line from a horizontal line in labeling, ठीक है। Level line is straight whereas a horizontal line is curved. Level line lies on a level surface whereas horizontal line is tangential to the level line at a point. Both are identical for all distances, and next है हमारा a horizontal line is always, so ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेवल लाइन जो होता है वो इस तरह से सरफेस के पैरेलल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन द हाइट HI मेथड ऑफ लेवलिंग इज डिफाइंड एज elevation of line of collimation above the datum, height of tripod above the ground station, reduced level of staff station plus foresight, और vertical डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एंड फुट स्क्रू प्लेट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, इस तरह से आपका ट्राइपॉड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इसका RL हमें दिया होता है, ठीक है। फर्स्ट जो इसे हम बोल देते हैं स्टाफ स्टेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और भी नाम होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया RL, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से फिर ये वाला हो जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फोरसाइट होता है उसमें RL को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। देन अगला है स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इमीडिएटली आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट, तो इसको हम बोलते हैं बैक साइड। देन अगला है इन अ लेवलिंग फील्ड बुक ऑल स्टाफ रीडिंग्स बिटवीन बैक साइड एंड फोर्थ साइड, ठीक है। तो ये होती है इंटरमीडिएट रीडिंग्स। अगला हो जाएगा चेंज पॉइंट इन लेवलिंग इज अ पॉइंट ऑन विच बैक साइड इज टेकन, फोर साइड इज टेकन, दोनों। तो चेंज पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि हमें यहाँ पे मेजर करना है, हमारा बेंचमार्क यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट हमें दिख नहीं रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत है तो बीच में एक दो पॉइंट्स लेते हैं, तो इन्हें हम चेंज पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा फाइनल है, यहाँ पे हमें रीडिंग लेना है, और ये हमारा स्टाफ स्टेशन बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को है ना, यहाँ पर हम बैक साइड रीडिंग भी लेते हैं और फोर साइड रीडिंग भी लेते हैं, तो ये जो है इसको ऑप्शन सी बोल देते हैं। देन अगला है द डेटम इन लेबलिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फिक्स्ड रेफरेंस सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन आर रेफर्ड, ग्राउंड सरफेस अंडर द ट्राइपॉड, हॉरिजॉन्टल हेयर ऑफ द डायाफ्राम, टॉप सरफेस ऑफ द स्टाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेटम बेसिकली होता है ये जहाँ से हमारा ये ग्राउंड मान लो, तो जहाँ से हम मतलब ये फिक्स्ड है और यहाँ से फिर हम रिड्यूस्ड लेवल रीडिंग अज्यूम करते हैं, जो भी ये मानते हैं। अगला है मीन सी लेवल। सो मीन सी लेवल में बोला है used as a datum is obtained by taking a single tide reading at high tide 9, averaging tide heights over a sufficiently long period, taking the mean, or measuring the height of nearest river bed. सो जब भी मीन सी लेवल को हम एज अ डेटम इस्टेब्लिश करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, तो बेसिकली हम डिफरेंट हाइट लेते हैं और उसके बाद में उनको एवरेज करते हैं, और वो बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मतलब
इस तरह से अगर है तो यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हम रीडिंग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उसका जो मीन आता है उसे हम मीन सी लेवल बोल देते हैं। देन अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल बेसिक इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्डिनरी लेवलिंग वर्क? लेवल, लेवलिंग स्टाफ, थियोडोलाइट और ट्राइपॉड। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है बेसिक इंस्ट्रूमेंट बोला है, सो लेवलिंग स्टाफ हमें चाहिए, लेवल हमें चाहिए, ट्राइपॉड तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो थियोडोलाइट जो है वो हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब ज़रूरी नहीं है हम थियोडोलाइट ही एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है, अ डंपी लेवल डिफर्स फ्रॉम अ टिल्टिंग लेवल mainly because in a dumpy level the telescope can be tilted above the horizontal axis for every side. Telescope is rigidly fixed to its support and cannot rotate about its horizontal axis. Instrument is self-leveling by a compensator. No leveling staff is required. तो यहाँ पे हमें बोला है कि डंपी लेवल, तो डंपी लेवल में क्या होता है, टेलीस्कोप जो होता है वो रिजिडली फिक्स होता है, वर्टिकल स्पिंडल बोलते हैं उसको, मतलब कि ये टिल्ट नहीं हो सकता हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, तो कैन बी टिल्टेड, नहीं ये तो गलत हो गया, रिजिडली फिक्स्ड, हाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये बोला है, अ बेंचमार्क हैज़ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ 100 मीटर, बैक साइड रीडिंग हमें गिवन है, और फोर साइड रीडिंग हमने 1.985 लिया है। तो कैलकुलेट द आर एल ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, इससे कर लेते हैं सॉल्व। वैसे तो ये सिंपल है, इसमें बस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक बार कैलकुलेट करना है, उसके बाद में जो फोर साइड रीडिंग होगा उसको ऐड करना है, इसमें यही करना होता है। सो यहाँ पे देखते हैं, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस कर देंगे फोर साइड रीडिंग जो आएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आर एल ऑफ पी हमें निकालना है। ठीक है, तो आर एल ऑफ पी क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ पी हम कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले कैलकुलेट करना है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा 100 प्लस ये दिया हुआ है बैक साइड ऑफ 1.235 माइनस 1.985। ठीक है, सो ये हो जाएगा 101.235 माइनस 1.985। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आर एल ऑफ पॉइंट भी हो जाएगा 100.250। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लो इस तरह से देखो, यहाँ पे पॉइंट पी है और यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सो अभी हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, इसकी रीडिंग कुछ इस तरह से लिया है। तो अगर हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसका जो रीडिंग आया है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे कहीं रीडिंग आया होगा इसका, इस तरह से। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इतना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ट्राइपॉड की जो लेंथ है ना वो हट जाएगा, तो उससे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है, आर एल ऑफ अ बेंचमार्क इज 250, बैक साइड रीडिंग हमें दिया हुआ है, एंड इंटरमीडिएट साइट ऑन पॉइंट पी हमें दिया है। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन हो गया, इसमें हमें फोर साइड दिया हुआ था, इसमें हमें इंटरमीडिएट साइड दिया हुआ है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें सिंपल इसको ले लेते हैं।
सो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा 250 प्लस 2.105, ठीक है। सो ये हो जाएगा 252.105 मीटर। सो ये हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हमें पूछा है आर एल ऑफ पॉइंट पी क्या होगा। तो आर एल ऑफ पॉइंट पी हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये क्या दिया हुआ है 1.485। यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। सो ये हो जाएगा 250.620 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन डिफरेंशियल लेवलिंग आर एल ऑफ ए इज 120, ऑब्जर्वेशन आर बैक साइड ऑन ए इज 0.87, फोर साइड बोला है 1.5, बैक साइड दिया हुआ है। एंड हमसे बोल रहा है कि फाइनल पॉइंट जो आ रहा है, फाइनल पॉइंट डी, उस पर भी हमें फोर साइड रीडिंग दिया हुआ है। तो बोला है रीडिंग ऑफ डी क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा ये, एक सेकेंड, यस 99 नहीं आएगा दिनेश, आपने कुछ मिस मतलब मिसकंसेप्शन शायद है। आपने शायद दो बार सब्ट्रैक्ट किया इसको। उसमें बैक साइड प्लस आर एल होगा और उसके बाद में फोर साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे बोला है फर्स्ट, सबसे पहले हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आर एल ऑफ ए प्लस बैक साइड रीडिंग जो ए पर आया है। सो ये हो जाएगा 120 प्लस 0.875। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो आ गया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल वन बाय वन करके हमें पॉइंट डी तक पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो सीपी पॉइंट है, ठीक है, चेंज पॉइंट, बेसिकली सीपी मतलब चेंज पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर एल ऑफ सीपी क्या होगा, आर एल ऑफ सीपी हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड रीडिंग ऑन सीपी। सो इधर देख लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 119.330 मीटर, ठीक है। यहाँ पे फोर साइड रीडिंग दिया हुआ है, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से 1.545 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ से हमारे पास में आर एल ऑफ सी पी आ गया, ठीक है। अब आर एल ऑफ सी पी आया तो हमने अब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा, मतलब अगले अदर पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट रखा, तो अगेन हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन को चेंज करते हैं तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2, ये हो जाएगा आर एल एट सी पी, सी पी को एज अ बेंचमार्क यहाँ पे मानेंगे, माइनस कर देंगे जो बैक साइड रीडिंग सी पी पर आया है। तो ये हो जाएगा
119.330 माइनस बैक साइड रीडिंग हमारे पास में दिया हुआ है 1.2 1.2 कितना दिया हुआ है ये, हाँ 1.235, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 120, सॉरी प्लस करना है ना, फोर साइड रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सभी हमारे पास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया है। तो अब हमें पॉइंट पी पर देख लेते हैं क्या इसका आर एल होगा। तो सिंपल है 120.565 माइनस कर देंगे फोर साइड रीडिंग जो आया है। तो इस पर फोर साइड रीडिंग आया था 1.760। अच्छा, पॉइंट का नाम डी दिया हुआ है, पॉइंट डी है 1.760, हो जाएगा 508 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 118। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 44, consecutive staff readings at point A, B, C, D and E are this, then no instrument shift occurs। मतलब जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम पहली बार निकालेंगे उससे हम सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इफ आर एल ऑफ ए इज 100 मीटर, ठीक है, आर एल ऑफ ए हमें दे दिया है और रीडिंग भी पता है हमें ए पर क्या है। तो आर एल ऑफ ई बाय राइज एंड फॉल मेथड क्या होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। राइज एंड फॉल मेथड बेसिकली वही मेथड है जो हम मतलब आप लोगों ने किया होगा कभी ना कभी, सर्वेइंग की बुक में करवाते हैं इसको। सबसे पहले हम ए टू बी स्टाफ रीडिंग देखेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है। तो ए टू बी जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 0.955 टू 1.2 जा रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हो गया इतना फॉल है, ठीक है। मतलब कि इस तरह से यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ रखा हुआ है, तो जब यहाँ पे हम स्टाफ रखेंगे तो रीडिंग ऑफ ए जो आएगा और रीडिंग ऑफ बी जो आएगा, तो रीडिंग ऑफ बी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि बी जो पॉइंट है वो रिलेटिवली लोअर एलिवेशन पे देन पॉइंट ए, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ए टू बी देखते हैं। सो यहाँ पर ए टू बी हो जाएगा 1.240 माइनस 0.955, ये आएगा 0.285 मीटर, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट बी टू सी देखते हैं। तो बी टू सी जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्टाफ रीडिंग बी पर ज़्यादा है और पॉइंट सी पर कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो बी पॉइंट है वो अभी भी सी से लोअर लेवल पर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइज है तो कितने का हो रहा है ये देख लेते हैं। 1.240 माइनस 0.880, राइट। तो ये हो जाएगा 0.360। और साइन कन्वेंशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे फॉल, यहाँ पे राइज, उसके बाद में अगला है सी टू डी, ये हो जाएगा
0.725 minus 1.500. सो ये इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 1.5 माइनस 0.800 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.620। और उसके बाद में अगला है D2E। ठीक है, तो D2E जो है वो है हमारे पास में 0.77, यहाँ पर हो रहा है ये 0.775। ठीक है, सब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एफ आर यहाँ पे हो जाएगा, सो ये इस तरह से होगा, ए पॉइंट है, फिर बी पॉइंट इस तरह से है, फिर सी पॉइंट यहाँ कहीं होगा, फिर डी पॉइंट थोड़ा उससे नीचे होगा, और ई पॉइंट थोड़ा ऊपर होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो है स्टाफ की रीडिंग कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारा ट्राइपॉड रखा हुआ है, ये इस तरह से दिया है। ठीक है, अभी हमसे पूछा है कि आर एल ऑफ पॉइंट डी क्या होगा। पॉइंट डी पूछा है या ई पूछा है? आर एल ऑफ पॉइंट ई पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आर एल ऑफ ई इक्वल टू आर एल ऑफ ए माइनस करेंगे। ठीक है, जो भी राइज है उसे हम एज अ प्लस साइन लेके चलेंगे। इसमें बस ये है कि कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, बाकी तो सिंपल ही है। जो भी डिफरेंस ऑफ रीडिंग आ रहा है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू राइज है या फॉल है उसके हिसाब से। सो सिंपली यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आर एल ऑफ ए हमें दिया हुआ है ये 100, तो ये हो जाएगा 0.285360775। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ रहा है 100.230 मीटर। अच्छा, एक सेकेंड। सो ये रीडिंग्स तो है ही सही। ठीक है, अब देखो, रीडिंग हमें दिया हुआ है ए पर बी पर। ठीक है, तो ए टू बी अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है बेसिकली, राइट। तो ए माइनस ए टू बी अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास में कितना आएगा। ए रीडिंग दिया हुआ है 0.955 और बी रीडिंग दिया हुआ है 1.240। ठीक है, टेबल बनाने में बहुत टाइम जाएगा वैसे, तो आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे उसे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे 0.285, राइट। तो ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि रीडिंग ऑफ बी मोर देन है रीडिंग ऑफ ए। इसको ऐसे देख सकते हैं, रीडिंग ऑफ नेक्स्ट इफ इट इज मोर देन प्रीवियस स्टेशन। ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो डिफरेंस है उसे नेगेटिव लेना है। ठीक है, और अगर रीडिंग ऑफ
नेक्स्ट इज लेस देन प्रीवियस। तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लेंगे राइज। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जब भी आपको राइज एंड फॉल मेथड होता है तो उसमें आर एल ऑफ लास्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट का हमें अगर आर एल पता है तो वो लिखना है, और उसके बाद में फॉल एंड राइज के हिसाब से, फॉल एंड राइज के हिसाब से जो भी आता है उसे आप बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। और बाकी मैं तो इसे ऐसे समझती हूँ कि यहाँ पे इस तरह से मीन सी लेवल है, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे हमारा ट्राईपोड रखा हुआ है, और यहाँ पे स्टाफ स्टेशन इस तरह से। तो अगर कोई भी रीडिंग अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो मतलब लोअर एलिवेशन पर है देन प्रीवियस पॉइंट। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस, ये हो गया नेक्स्ट। फिर उसके बाद में मान लो अगर हम आगे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से देखते हैं, तो ये मान लो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेंगे, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो कम आएगा क्योंकि ये ग्राउंड है, राइट। यहाँ पे ग्राउंड ये है, तो स्टाफ जो रखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आएगा। तो जब भी नेक्स्ट रीडिंग कम हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एलिवेशन उसका इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। देन अगला क्वेश्चन है, इन अ लेवलिंग रन sum of back sides is 7.325 and sum of four side is 6.910. If the first RL is 95, then calculate the last RL। तो इसमें वापस rise and fall वाला यूज हुआ है कि डिफरेंस ऑफ फोर साइड एंड बैक साइड एंड डिफरेंस ऑफ राइज एंड फॉल, इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। एक सेकेंड यार, पेन चल ही नहीं रहा ये वाला। हाँ, प्रीवियस अगर ज़्यादा है, हाँ नेक्स्ट अगर ज़्यादा है तो फाल, हाँ राइट, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा नीचे हो जाएगा तो जो स्टाफ रीडिंग है स्केल उसका वो सेम स्टाफ सेम इंस्ट्रूमेंट लेवल पे ज़्यादा आएगा। राइज होने पर राइज को आरएल में ऐड करेंगे, हाँ राइज होने पर ऐड करेंगे और फॉल होने पर उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह आप इसको आरएल को निकाल सकते हो। मैं टेबल वाला इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और गेट एग्जाम में मतलब अपने पास इतना टाइम होता नहीं है कि अपन ऐसे टेबल बना के पूरा सॉल्व करें। वो सर्वेइंग के लिए ठीक होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं ना, तो एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। पर यहाँ पे तो हमें फटाफट फटाफट मेंटल कैलकुलेशन करना है और मतलब आंसर जो भी है उसको देखना है, राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन अ लेवलिंग रन सम ऑफ बैक साइड। हाँ, तो इसमें हम क्या बता रहे थे, देखते हैं अभी। अब ये सही चलना चाहिए। यस, सो लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड। बेकार ही चल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हमें समीशन तो दिया हुआ है तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं, 7.325 माइनस 6.910। ठीक है, तो 5 में से 0 गया 0, 2 में से बन गया 1 एंड 3 माइनस 9 हो जाएगा 4, उसके बाद में अगला है 6। तो ये हो गया 0.410, राइट, 415, सॉरी 5 में से 0 गया 5। सो यहाँ पे ये हो जाएगा
फर्स्ट RL हमें दिया हुआ है 95, तो यहाँ पे -95, तो लास्ट RL क्या हो जाएगा, लास्ट RL हमारे पास में हो जाएगा 95.415। नेक्स्ट हमारे पास में है द फर्स्ट RL गिवन, लास्ट RL गिवन, सम ऑफ फोर साइड, सेम क्वेश्चन है, इसमें बस वैल्यूज चेंज हो गया है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट कर देते हैं, तो 5 - 0 5, देन 3 - 1 2, उसके बाद में दिया हुआ है 2 - 9, ये हो जाएगा 3, देन 5 - 4 हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लास्ट माइनस फर्स्ट। ये इक्वल हो जाएगा बैक साइड रीडिंग माइनस फोर साइड रीडिंग। इस पे अच्छा चल रहा है ये क्रोम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बैक साइड रीडिंग हो जाएगा, हमें गिवन नहीं है, ये फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 5.875 प्लस 1.325। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 एंड 7.2 हमारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर टेकन सक्सेसिवली and instrument was shifted after third, sixth and eighth reading. If the first reading is on a benchmark of RL 432, find the RL of last point. बाप रे, सॉरी यार, अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है ना मेरे को इस पर, तो क्या होता है ना, ये कभी भी हैंग वगैरह हो जाता है, तो फिर इशू आता है इसमें, वो पेन ढंग से दिखता ही नहीं है। अब देखते, सही चलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोला है फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर टेकन सक्सेसिवली, और थर्ड, सिक्स्थ और एट रीडिंग के बाद में इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, तो हमारा फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो हो जाएगा, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से क्या कौन कौन सी रीडिंग आएगी, ये आ जाएगी 2.228, देन आएगा 1.606, देन आएगा 0.988, देन सेकेंड जो लोकेशन है उससे हमारी रीडिंग क्या आएगी, उससे आएगी हमारी 2.090, देन 2.864 एंड देन 1.262। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 रीडिंग के बाद वापस चेंज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.602, 1.9 एंड 1.0। एट रीडिंग के बाद चेंज हुआ है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.0 इसमें नहीं आएगा, ये आ जाएगा फोर्थ रीडिंग पर 1.044 एंड 2.684। ठीक है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। हाँ, तब बोला है सॉरी, हाँ, तो इसमें बोला है कि रीडिंग इज ऑन बेंचमार्क हमें दिया हुआ है 432, तो हमसे पूछा है RL ऑफ लास्ट पॉइंट क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे हमें फर्स्ट RL गिवन है, हमसे लास्ट RL पूछा है, और यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्विस्ट ये हुआ है यहाँ पे कि बीच में लोकेशन चेंज हुआ है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, जब भी लोकेशन चेंज होता है ना, तो फोर साइड बैक साइड वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा फोर साइड है, कौन कौन सा बैक साइड है, तो इसे हम टेबल के थ्रू देख सकते हैं, ये बेटर रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बैक साइड, इंटरमीडिएट एंड फोर साइड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मान लो रीडिंग नंबर लिख देते हैं, तो फर्स्ट रीडिंग जो है वो बैक साइड हो जाएगा, मैं नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे, पूरा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग हो गया बैक साइड, सेकंड हमारा इंटरमीडिएट रीडिंग हो जाएगा, देन थर्ड रीडिंग जो है वो हमारा हो जाएगा फोर साइड। अब इसके बाद हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, राइट, तो इंस्ट्रूमेंट जब चेंज करेंगे, जैसे लिख देते हैं 2, तो अब जो रीडिंग है हमारा, वो फोर्थ रीडिंग जो है वो बैक साइड हो जाएगा, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर हम चलेंगे इस तरह से नेक्स्ट, जो हमारा सेवेंथ रीडिंग है वो हो जाएगा बैक साइड, एंड फिर हो जाएगा फोर साइड, क्योंकि अभी बीच में कोई भी रीडिंग है नहीं, दो ही रीडिंग है,
और सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्थ जब हम चेंज करेंगे आफ्टर एट्थ रीडिंग, तो 9th रीडिंग हो जाएगा बैक साइड और जो 10th रीडिंग है वो हो जाएगा हमारा फोर्थ साइड। तो इस तरह से ये मतलब देख सकते हैं कौन सा बैक साइड है, कौन सा फोर्थ साइड है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम सम ऑफ बैक साइड करेंगे और सम ऑफ फोर्थ साइड करेंगे पहले। तो सम कर लेते हैं, 1479 को करना है। तो 1479, तो इसका समीशन कर लेते हैं। तो समीशन ऑफ बैक साइड यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐड करना है 80024, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं, सॉरी 8 और 4 2, ठीक है 14 होगा। बेटर है यहाँ पे कैलकुलेटर ही यूज़ करें। अगला है फोर साइड, तो इसको देख लेते हैं। अभी हमारे पास में एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस तरह से लिखने से क्या है ना, लास्ट वाली जो रीडिंग है ना वो ऑटोमेटिकली फोर साइड हो जाता है। ठीक है, तो बस इनको सम कर दो। और जो फर्स्ट वाली जो रीडिंग है वो बैक साइड है, तो इंटरमीडिएट की नीड नहीं है हमको, तो इनका सम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6.916। ठीक है, तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो जो मेन कोर है वो यही फॉर्मूला है, इसी को याद रखना है। और एक बात याद रखनी है, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद जो पहली रीडिंग है वो हमारी बैक साइड रीडिंग हो जाती है, और जो उसके बाद की फिर हमें देखना है कि वो फोर साइड है या इंटरमीडिएट साइड है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट आर एल इज इक्वल टू फर्स्ट आर एल। तो फर्स्ट आर एल हमें गिवन है, फर्स्ट आर एल यहाँ पे हो जाएगा 432,383। अब इसमें हम प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। माइनस हो जाएगा 6916 और प्लस हो जाएगा 5964। ठीक है, तो ये तो अच्छा नंबर आ गया, 431.431 मीटर। लास्ट आर एल 95, कौन सा क्वेश्चन है यार। नाइन्टी फाइव ही तो लिया है। अरे यार वो पहले वाले में था। ठीक है, इसमें क्या करना है, हाँ 95 है यहाँ पे, तो लास्ट फर्स्ट आर एल है ना, फर्स्ट आर एल 95 है। हाँ यही आंसर है, 95.415, राइट। तो आर एल हमारे पास में आ जाएगा 431.431। अब हम अगला करते हैं, फॉर द स्टाफ रीडिंग ऑफ क्वेश्चन 7। अब इसमें क्वेश्चन 7 तो नहीं पता यार, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। सो इसमें जो भी आंसर आप देख लेना यार, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है क्वेश्चन 7। तो इसमें बैक साइड माइनस फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट आर एल।
ठीक है। बैक साइड और लास्ट सिमिलर वर्ड लगते हैं ना, बैक लास्ट इस तरह से, तो ऐसे देख सकते हो, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फोर साइड और एफ फॉर फर्स्ट, इस तरह से याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेसिप्रोकल लेबलिंग फ्रॉम अ सेटअप नियर ए, रीडिंग ऑन ए एंड बी आर दिस, फ्रॉम अ सेटअप नियर बी, रीडिंग ऑन ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द ट्रू डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो है वो हाइट वाला क्वेश्चन है, इसमें मतलब 2 पॉइंट से हम रीडिंग लेते हैं, राइट। सो इसमें फॉर्मूला लगता है ना, ठीक है, इसको इस पे कर लेते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डी इज इक्वल टू फर्स्ट जो लिया है, जैसे ए से जो रीडिंग लिया है, प्लस करेंगे जो बी से रीडिंग लिया है, उनका डिफरेंस बेसिकली, डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मीन हमें निकालना होता है कि इससे क्या हाइट आ रही है और इससे क्या हाइट आ रही है। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, इस तरह से, और यहाँ पे हमने स्टाफ स्टेशन यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ से रीडिंग ए और बी पे लिया है, मतलब ए के पास में अगर कुछ रखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ रखा है, ए पर तो नहीं रखेंगे, तो यहाँ से एक रीडिंग आएगी। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे हम अगर यहाँ पर कोई स्टाफ रख दे, यहाँ पर स्टाफ स्टेशन बना देते हैं, और बी और ए से रीडिंग लेते हैं, तो यहाँ पर जो हो सकता है ए की रीडिंग ज़्यादा आएगी, बी की रीडिंग कम आएगी, राइट। तो इस तरह से हमें देखना है। तो ये हो जाएगा B1 माइनस A1, 2.105 माइनस 1.250, प्लस कर देंगे 0.915 माइनस 1.760 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से इसका डिफरेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.855 प्लस माइनस का आएगा ये, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास में 845 डिवाइड बाई 2, तो 0.10/2, 0.005। तो डी जो आ रहा है वो आ रहा है 0.005 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिफरेंस ऑफ RL, A एंड B, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.005। सेम क्वेश्चन है शायद ये वाला भी, RL ऑफ A दिया हुआ है, रीडिंग्स हमें दिया हुआ है, RL ऑफ B हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम D कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में हमें पता है कि RL ऑफ A माइनस B हमें D है, तो उससे हम RL ऑफ B कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगेन सेम फॉर्मूला लगा देंगे, D इज इक्वल टू B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे A1 B1 क्या क्या है, तो A1 हम, अच्छा यहाँ पे तो गिवन ही है डायरेक्ट, बेस्ट A1 B1 गिवन है। ठीक है, तो D हमारे पास में हो जाएगा 2.485 माइनस 1.125 प्लस 0.390 माइनस 1.720, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। सो यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0, 8 में से 2 6, और 1.3,
अच्छा, इससे उल्टा क्या करना था, 0 2 तो यहाँ पे 3 आएगा, देन 6 में से 3 गए 3 और 1, तो 1.330 नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा 0.030 डिवाइड बाई 2, 0.015 मीटर। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस आया है। अब आर एल ऑफ ए हमें दिया हुआ है 150 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में है ए के लिए, तो हमें बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर एल ऑफ बी माइनस ए, सॉरी, आर एल ऑफ ए माइनस आर एल ऑफ बी, मतलब पहले हमने यहाँ पे बी वन माइनस ए वन किया है ना, इसलिए इज इक्वल टू डी। सो ये हो जाएगा आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू 150 माइनस 0.015। ठीक है, तो ये हो रहा है 149.85। ठीक है, 985। हाँ, अच्छा, हाँ टाइम हो गया। ठीक है, सो अभी हम यहीं तक रिज्यूम करते हैं, अब बाकी 10 क्वेश्चन और MMT4 कल स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोगों को जैसे बाकी अगर कोई MMT करवाया है और उसमें अभी तक कुछ डाउट है तो एक बार मुझे To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.